Eternal Hospital Jaipur, a 250 plus bedded multi-specialty hospital founded in 2013, is the realization of a visionary dream by globally renowned cardiologist Dr. Samin K. Sharma and Mrs. Manju Sharma. Inspired by Mount Sinai's world-class medical model, their mission was to bring international standard healthcare to their hometown Jaipur. Combining excellence with affordability. Originally established as a specialized cardiac care center, Eternal Hospital has evolved into a comprehensive multi-specialty institution addressing a broad spectrum of healthcare needs with excellence. The hospital has distinguished itself not only through exceptional patient care but also by setting pioneering standards in the medical field. Eternal Hospital holds numerous prestigious milestones. Further strengthening its leadership, Eternal Hospital pioneered Impella, TMVR and TAVR procedures in Rajasthan and now leads the stage as the first private institution to offer advanced Da Vinci Xi robotic surgery. नमस्कार, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अगर ह्यूमन बॉडी को एक हाईली सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री की तरह से देखें तो जिस तरीके से किसी भी इंडस्ट्री के अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट होते हैं, इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के दो मेन फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं। पहले हैं लंग्स, जो कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। बॉडी का बेसिकली ब्लड जो गैशियस एक्सचेंज है उसमें लंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरा ऑर्गन है किडनी। किडनी, लोग सोचते हैं ज़्यादातर कि किडनी का फंक्शन केवल एक यूरिन बनाना है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किडनी केवल यूरिन बनाने के लिए नहीं है। बहुत इम्पॉर्टेंट जो किडनी का रोल है वो है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखना, पीएच को मेंटेन करना और एक तरीके से यूरिन बनाने का जो प्रोसेस है उसमें फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सिक्रीशंस, इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल उसमें हार्मोन्स का आता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के अंदर भी जो है किडनी का रोल है। कैल्शियम, विटामिन डी मेटाबॉलिज्म में भी है, ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस में भी है। इतने इम्पॉर्टेंट ऑर्गन में अगर अपन उसकी थोड़ी सी भी गलती करें और ध्यान नहीं रखें तो आप सोच सकते हो कि बॉडी पे क्या क्या असर हो सकता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए कि किडनी केयर क्या है और बहुत सारे जो मिथ्स हैं किडनी को लेके, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर लवदीप डोगरा, जो कि वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट इटर्नल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। डॉक्टर लवदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे मैंने शुरू में कहा कि लोग बाग जो है किडनी को केवल ये मान के चलते हैं कि यूरिन बनाने का काम। बिल्कुल। और लोगों को ये भी लगता है भाई यूरिन में कई चीज़ें निकलती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, पर जो बहुत इम्पॉर्टेंट किडनी का जो फंक्शन है वो बॉडी का पीएच मेंटेन करना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना है, फ्लूइड बैलेंस करना है। आदमी ज़्यादा पानी पीता है तो ज़्यादा निकालती है, बिल्कुल। गर्मी में रहता है तो कंजर्व करती है। बहुत सारे फंक्शंस किडनी के आते हैं। आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही कहा सर आपने। जितना हम सोचते हैं किडनी आखिरकार उससे बड़ी है। ये दो बड़े वृक्षों के समान है जिसकी कई पत्तियां हैं। एक किडनी में 10 लाख फिल्टर होते हैं। 10 लाख यानी कि दो किडनियों में लगभग 20 लाख फिल्टर जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मरीज देख रहा हूँ, आज आपसे बात कर रहा हूँ। ये 20 लाखों फिल्टर एक साथ हमेशा काम करते रहते हैं।
इनका काम क्या सिर्फ पानी भी निकालना या फिर हिंदी में कह लीजिए पेशाब बनाना है? तो जी नहीं, सिर्फ पेशाब बनाना इनका एक प्रमुख काम है, परंतु एक और प्रमुख काम भी है इनका बॉडी के अंदर बैलेंस बना के रखना। अब आप चाहे किसी भी बैलेंस की बात कीजिए, हड्डियों के लिए कैल्शियम का बैलेंस बनाना है, खून के लिए हीमोग्लोबिन बनाना है, हर प्रकार के बैलेंस में किडनीज का सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब का बैलेंस बनाना है। मैं कितना नमक खाता हूँ, किडनी कितना निकाल देती है। तभी तो कहते हैं किडनी मरीजों को नमक कम कर दीजिए, क्योंकि ये किडनी ही है जो सब चीज़ों का बैलेंस बना के चलती है और सब चीज़ों के अंदर आपसी संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है हमारे घर के लिए, हमारे काम परिवार के लिए और हमारे शरीर के लिए भी। जैसे आज का अपना जो टॉपिक है वो मिथ्स को लेके है, और सबसे बड़ा मिथ ये आता है कि किडनी अपनी दो है बॉडी के अंदर, दोनों एब्डोमेन के पीछे की तरफ रहती हैं, और जब रीनल ट्रांसप्लांट की बात आती है, डोनेशन की बात आती है, तो आदमी को लगता है कि यार एक किडनी मेरी निकल जाएगी जी, क्या होगा? तो क्या एक किडनी सफिशिएंट है क्या आदमी के लिए? वो क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों को डोनेट करते वक्त कि अगर एक मेरी किडनी निकल गई तो मेरा काम कैसे चलेगा। बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो ये पूछना चाहूँगा कि एक किडनी आदमी के लिए सफिशिएंट है क्या? पहली बात, बहुत ही अच्छा सवाल था कि दो किडनियों में से क्या एक किडनी निकल जाना दूसरी किडनी का काम अपने आप हो जाता है पूरे शरीर का? जी हाँ, जो ये किडनी होती है जो पीछे रह जाती है वो अपना काम बढ़ा लेती है। ऐसे मान लीजिए घर में दो लोग हैं, एक वर्किंग है एक नॉन वर्किंग है। जो वर्किंग है वो इस प्रकार से काम करता है कि पूरे शरीर का काम बैलेंस से चलता रहे। हालांकि शायद उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, पर वो इस चीज़ में बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाता है और शरीर को कोई तकलीफ नहीं आती एक किडनी से अपना काम चलाने में। 1000 में से एक लोगों के ये बचपन से ही यानी कि पैदाइशी रूप से ही एक ही किडनी होती है। तो यदि किसी की एक ही किडनी है तो सारी उम्र उसको पता ही नहीं चलता जब तक वो पेट की सोनोग्राफी नहीं कराता। यानी कि औसतन 25-30 साल के लोग, 45 साल के लोग हमारे पास आते हैं, बच्चा होने वाला था, पहली सोनोग्राफी कराई, उसके अंदर एक ही किडनी निकली। पेट दर्द हुआ, किडनी की सोनोग्राफी कराई, पेट की सोनोग्राफी में एक ही किडनी निकली। तो ये नॉर्मल है कि अगर एक किडनी किसी की हम अपनी दे के किसी और को जीवन दान दे सकें तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। मतलब किडनी बेसिकली दो भगवान ने मुझे लगता है इसीलिए दी है कि किसी दूसरे के लिए काम आए, क्योंकि एक किडनी से अपना नॉर्मल जीवन चल सकता है। दूसरी मिथ्स की अगर बात लेते हैं, वो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है वाटर इनटेक को लेकर। बिल्कुल। लोगों के रहता है कि अगर पानी ज़्यादा पिएंगे तो किडनी ज़्यादा काम करेगी, तकलीफ हो सकती है। लोग कहते हैं पानी कम पिएंगे, किडनी पे फ्लेवोक्लम होगा तो किडनी खराब हो जाएगी। तो वाटर इनटेक नॉर्मल कितना होना चाहिए, और क्या ज़्यादा पानी पीने से ज़्यादा किडनी काम करती है तो क्या खराब होती है क्या? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं इस पर बात भी करना चाहता था। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हम पानी नहीं पिएंगे तो किडनी सूख जाएगी। इस पे इतने भ्रम हैं और इतनी मिथ्याएं हैं कि हम जिससे पूछेंगे वो अपना एक अलग जवाब देगा। जितनी प्यास लग रही है वो आपको आपकी किडनी बताएगी, आप उतना ही पानी पीजिए। आपको 1.5-2 लीटर पीना है अगर आप एसी में सारे दिन में रहते हैं। आपको धूप में काम करना है, आपको ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि चाहे पसीना कह लीजिए वो भी तो पानी का रूप ही है। हमारे को किडनी ही बता देगी कि कितनी प्यास लग रही है और कितना हमें पानी पीना है। सिर्फ पानी पीने से यदि किडनी की उम्र लंबी हो जाती तो ऐसा नहीं है, रादर इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। कई लोगों में किडनी की कैपेसिटी लिमिटेड होती है कि मैं दिन में 8 घंटे ही काम मानो कर रहा हूँ, तो 8 घंटे में मैं 12 घंटे का काम नहीं कर सकता। तो ऐसे ही अगर ये बैकलॉग बचा रह जाएगा तो पैरों में सूजन आना, छाती में पानी भर जाना, पेट में पानी भर जाना एवं मुंह पे सूजन आना, इस प्रकार के लक्षण दिख जाते हैं। इसलिए पानी उतना ही पीजिए जितना नॉर्मल व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल व्यक्ति को पानी की मात्रा 2 से 2.5 लीटर पीनी चाहिए। अब मैं बोलूँ 2.5 से 3 लीटर पानी के अंदर आपको पानी पीना है या फिर दूध, दही, छाछ, गीली सब्जियां, जैसे बैलेंस्ड इंडियन डाइट है जिसमें ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं, तो उन सबको भी गिनना है। प्रेडोमिनेंटली इसमें आप रखिए फ्रूट्स, दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, दही, छाछ, जो राजस्थान में इस टाइम पे बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं और अच्छी भी हैं। खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, छाछ हो गई, इन सब चीज़ों से वाटर इनटेक जो है प्यास भी बुझती है और सॉल्ट्स भी मिल जाते हैं। जैसे ये बात आपने कही कि लोगों को लगता है कि हाइड्रेशन का मतलब पानी है। बिल्कुल। और कई बार ये देखा गया है कि ज़्यादा पानी पीने से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं अगर प्लेन वाटर लेते रहते हैं। क्या मानना है आपका? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसे विदेश में कहते हैं टी एंड टोस्ट डाइट। मानिए बच्चे साथ नहीं रहते, 2 बुजुर्ग लोग हैं जो साथ रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ की तरह। अब वहाँ पे खाना बनाने का कंसेप्ट विदेशों में इतना अच्छा नहीं जैसे हमारे यहाँ बनता है। वहाँ पे खाने के नाम पे आपने ग्रीन टी ले ली और एक टोस्ट ले लिया, यानी ब्रेड का टुकड़ा ले लिया।
इसे इंग्लिश में बोलेंगे टी एंड टोस्ट डाइट। इस टी एंड टोस्ट डाइट के अंदर नमक नहीं मिलता, सिर्फ पानी ही लेते रहते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है, राजस्थान में गर्मियों में प्लेयर्स आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कोचिंग करते हैं, भाग के आते हैं, लंबे समय तक एक्सरसाइज करने के बाद पसीने में पानी और सोडियम दोनों निकल जाता है। पीने के समय पे वो सिर्फ पानी पी लेते हैं बहुत सारा। यदि हम ऐसा करते हैं तो एकदम से हमारे अंदर बॉडी में नमक की मात्रा यानी कि सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि कमजोरी आ जाना, शरीर में बांटे आ जाना, चक्कर आ जाना, गिर जाना, बेहोशी तक आना एवं हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत भी पड़ सकती है। इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन, जिसके अंदर हमने वाटर तो दिया पर सोडियम नहीं दिया, तो हाइपोनेट्रीमिया यानी कि सोडियम की कमी वाली डिहाइड्रेशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब भी हाइड्रेशन की बात आती है खास तौर पे गर्मी में, तो इसीलिए कहते हैं कि जो ORS का जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा बेटर है, बनस्पत आप केवल पानी पीते रहें। तीसरी डाइट में लेके आता है इम्पॉर्टेंट रोल प्रोटीन का, क्योंकि जब भी रीनल इश्यूज होते हैं आप उसका प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट करते हो। और आज कोई भी यंग बंदा चाहता है कि अपनी थोड़ी बॉडी बने, अच्छी बने, और उसके लिए उसको एडवाइस किया जाता है कि ज़्यादा प्रोटीन ली जाए। तो पहली चीज़ कि एक्सेस प्रोटीन क्या किडनी को नुकसान देता है क्या, क्योंकि जब आपके किडनी प्रॉब्लम होती है तो आप प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट करते हो। और नॉर्मल आदमी को कितना प्रोटीन लेना चाहिए जिससे उसकी बॉडी भी ठीक रहे और किडनी पे भी अगर नुकसान हो सकता है तो नहीं। सबसे ज़रूरी ये बात समझना है कि ये सारी नॉलेज आ कहाँ से रही है। ये आ रही है वेस्टर्न कंट्रीज से, क्योंकि वही लोग हैं जो डॉक्टरी की सारी किताबें लिखते हैं। वहाँ पे खाने में क्या बनता है, 3 समय जैसे मैंने बताया, ब्रेड बनेगी, साथ में कोई नॉनवेज की डिश हो गई, चिकन हो गया, फिश हो गई, XYZ। वो लोग एक नॉनवेज बेस्ड डाइट खाते हैं, हम लोग नहीं खाते। हमारे यहाँ पे नॉनवेज होने का मतलब क्या है कि मैं हफ्ते में 20 दिन में 10 दिन में 1 बार या 2 बार नॉनवेज के रूप में चिकन या कुछ ले लेता हूँ, जिसमें चिकन थोड़ी सी मात्रा में होता है। अब इनको हमारी डाइट से आप कंपेयर मत कीजिए। इंडियन बैलेंस डाइट का मतलब होता है रोटी, चावल है या नहीं, दही, सब्जी और दालें। इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा वैसे ही बहुत नॉमिनल होती है। एक इंडियन बेसिक प्रोटीन डाइट के अंदर ऑलमोस्ट डेली 40 to 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, जबकि जो रिक्वायरमेंट है हमारी अंडर 50 ईयर्स ऑफ एज, या फिर कह लीजिए जो मिडिल एज से नीचे वाले लोग हैं, उनकी अपने वेट के अनुसार जितना वेट है उतने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए मेरा वेट 75 किलो है, तो मुझे एक दिन में 70 से 75 ग्राम प्रोटीन लेना है। एक वेजिटेरियन डाइट के अंदर, इंडियन बेस्ड डाइट के अंदर मेरे लिए ये लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अपने डाइट को लेकर जागरूक होना इसलिए सर कह रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन बेसिकली लेना ज़रूरी आता है, पर ऐसा लोग क्या करते हैं, जैसे लोगों के ब्लड प्रेशर होता है तो नमक बिल्कुल बंद कर देते हैं। बिल्कुल। किडनी प्रॉब्लम होती है, ये लोगों को पढ़ लेते हैं कि वे प्रोटीन कम लेना चाहिए, प्रोटीन बिल्कुल कम कर देते हैं। तो प्रोटीन क्या बिल्कुल ही बंद हो जाता है या रेस्ट्रिक्टेड या एक मिनिमल क्वांटिटी में तो असेंशियल है कोई भी डिजीज़ की बात करें तो? प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी है, पर प्रोटीन डेप्रिवेशन नहीं करना है। हमारे को हमारे वेट का 60% तक, मान लीजिए मैं 70 किलो का हूँ और किसी भी किडनी की परेशानी से ग्रसित हूँ, तो मुझे 60% यानी कि 40 से 45 ग्राम प्रोटीन तब भी लेना है जबकि मुझे भूख नहीं लग रही, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें बता दी। जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें तो इतना ही मिल पाता है, इतना ही मिल पाता है। तो हम इंडियंस एक बहुत सेफ प्लेस जोन में चलते हैं, जहाँ पे हमारी जो नॉर्मल डाइट है वो हमारे को सिर्फ एक बेसिक प्रोटीन प्रोवाइड ही करा पाती है। देखा भी होगा वहाँ के लोग, विदेशों में लोग लंबे और चौड़े होते हैं, हमारे यहाँ पे मोटापा जल्दी आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी डाइट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स यानी कि मीठा और घी तेल में ज़्यादा लेस है एज कम्पेयर टू प्रोटीन्स जैसे कि सोया, पनीर या एग्स। डॉक्टर डोगरा, जब भी कोई भी सिक पेशेंट्स की बात करते हैं और जब भी उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो XYZ किसी भी प्रॉब्लम के साथ हॉस्पिटल में आता है, चाहे वो कार्डिक प्रॉब्लम हो, चाहे लिवर प्रॉब्लम हो, चाहे सेप्सिस हो, शॉक हो, फाइनली एक ही नज़र रहती है हर समय कि उसके किडनी का स्टेटस क्या है। तो किडनी क्या और ऑर्गन से भी अफेक्टेड रहती है कि मैं 2 ऑर्गन्स की खास तौर पे बात कर रहा हूँ, पहली चीज़ लिवर और दूसरी चीज़ हार्ट। इनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो किडनी अफेक्टेड रहती हैं क्या? क्योंकि एक ही चीज़ रहती है, भाई किडनी में भी प्रॉब्लम आ गई। अब व्यक्ति सोचता है जब मैं किडनी की प्रॉब्लम ही नहीं लेके आया था, ये कहाँ से जनरेट होगी? तो ये लिंक किस तरीके से रहता है? बहुत ही सटीक सवाल है और सबने शुरुआत में इसका जवाब भी आपने दिया था कि हम एक घर की तरह अपने शरीर को समझते हैं। हमारी किडनी की क्रॉस टॉक यानी कि वार्तालाप होता है हमारे शरीर के बाकी अंगों से, जैसे कि हार्ट से, ब्रेन से और लीवर से। यदि मान लीजिए हमारे लीवर के ऊपर कोई भी बीमारी आ गई है, सिरोसिस या फिर किसी भी प्रकार की लीवर डिजीज़ है मान लेते हैं, अब इस लीवर डिजीज़ की वजह से लीवर ने अपना काम करना बंद कर दिया, वो
पॉटी के रास्ते शरीर को साफ नहीं कर रहा। ऐसे में जो गंदगी या फिर रह गई शरीर में, वो सारा का सारा काम हमारी किडनी को करना पड़ता है। किडनी एक लेवल के बाद उस काम में पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि पूरा शरीर दवाइयों से, बीमारी से और ओवरऑल जनरलाइज्ड कंडीशन खराब होने की वजह से प्रेशर में है, तो किडनी भी प्रेशर में आएगी। सिमिलरली हार्ट में, यदि हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले क्रिएटिनिन जल्दी से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सारा दबाव जो होता है वो किडनी पे आता है, क्योंकि हार्ट और किडनी दोनों ही वाटर को रेगुलेट करते हैं। जब दोनों चीज़ें वाटर रेगुलेशन में आती हैं और किडनी का मेन रोल है वाटर रेगुलेशन में, तो जैसे ही हार्ट धीरे होगा पहले किडनी धीरे हो जाएगी, तो किडनी का नंबर, क्रिएटिनिन जिसे आम भाषा में कहते हैं, वो बढ़ जाएगा। और डॉक्टर साहब आपको आपकी सलाह भी देंगे इस पर कि आपका किडनी का नंबर बढ़ गया है, हमें अपने दवाइयों में, ट्रीटमेंट में और कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें उस हिसाब से कम भी करनी पड़ती है। जैसे आपने बात की क्रिएटिनिन को लेके, तो इस पे भी एक बड़ा लोगों को मिथ रहता है। लोग बाग जब भी अपनी रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें केवल क्रिएटिनिन की वैल्यू देखते हैं, और जब आपके पास आते हैं कि भाई मेरा किडनी कैसी है, तो थोड़ा सा भी क्रिएटिनिन हल्का सा भी बढ़ा हुआ होता है, पर आप उसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करके बताते हैं नहीं, आपके किडनी के फंक्शंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। दूसरा कि व्यक्ति आता है आपके पास कि मेरे तो यूरिन बहुत कम बन रहा है, दूसरा व्यक्ति आता है कि मेरे तो बहुत ज़्यादा यूरिन बन रहा है, मेरे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसमें दूसरा मिथ रहता है कि यूरिन ज़्यादा बन रहा है फिर भी आप कहते हो उसकी किडनी खराब है। तो दोनों चीज़ों के बारे में कि आप क्या एनालाइज करते हो, केवल क्रिएटिनिन क्राइटेरिया है या और भी कोई क्राइटेरिया है? रीनल फेलियर की अगर बात करें या किडनी के खराब होने की अगर ग्रेड्स की बात करें, कौन सी चीज़ आप चेक करते हो? जब भी हम एनुअल चेकअप कराते हैं, यानी कि सालाना वार्षिक जब हम बॉडी चेकअप कराते हैं, तो यदि पहले तो कराएं तो बहुत ही अच्छी बात है, करवाइएगा ज़रूर। अब हम अगर वो करवाते हैं तो उसमें हमारे दिमाग में सिर्फ 3 चीज़ें चलती हैं, हीमोग्लोबिन कितना है, शुगर कितना है और कोलेस्ट्रॉल कितना है। कोई बहुत ही जागरूक समझदार होगा वो आके पूछेगा कि क्रिएटिनिन कितना है, जैसे सर ने बताया कोई आके पूछ रहा है क्रिएटिनिन कितना है, पर क्या आपने देखा कि आपके यूरिन में कहीं प्रोटीन तो नहीं निकल रहा? मेरे लिए तो वो ज़्यादा ज़रूरी था। मात्र 100-150 रुपये की जांच, अगर उसमें प्रोटीन जा रहा है तो वो बड़ी बीमारी है, क्योंकि किडनी का काम है प्रोटीन को बचाना। अगर किडनी प्रोटीन को नहीं बचा रही, चाहे मेरा क्रिएटिनिन 0.5 हो या 5.5, मेरे लिए वो बड़ी बीमारी है। प्रोटीन को रोकना, नहीं तो ये किडनी को खराब कर ही देगा आने वाले समय में। सिमिलरली इसको उल्टा देखिए, यदि किसी को पेशाब ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब उसकी किडनी पानी को बचा यानी कि कंजर्व नहीं कर पा रही है। ऐसा सिर्फ 3 बीमारियों में होता है मोटा मोटी। पहली चीज़ है प्रोस्टेट, जिसमें रात को बारी बारी उठ के पेशाब आता है, ज़्यादा नहीं आता पर बारी बारी आता है, आमजन इसमें कंफ्यूज हो जाता है। सेकंड नंबर पे डायबिटीज़, जो अनकंट्रोल्ड हो जाए, बारी बारी मुंह सूखता है, बारी बारी पेशाब आता है, वजन कम होता रहता है। और थर्ड नंबर पे किडनी की बीमारियाँ। जी हाँ, किडनी की बीमारी का पहला लक्षण है पेशाब बारी बारी आना, क्योंकि वो किडनी पानी को बचा नहीं पा रही। फिल्टर भी करना किडनी का काम है, पानी को बचाना भी किडनी का काम है। जब वो पानी को नहीं बचा पाती तो बारी बारी यूरिन बनने लग जाता है। आमतौर पे मैं ही अगर पेशेंट होता तो मैं इग्नोर कर देता, यूरिन आ रहा है, अब मुझे क्या लेना किडनी के बारे में, अच्छी ही तो बात है, सूजन नहीं आ रही। परंतु जी नहीं, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि या तो बीपी अनकंट्रोल चल रहा था या डायबिटीज अनकंट्रोल चल रही थी, और इन दोनों में से किसी एक का प्रभाव शरीर के 3 मुख्य ऑर्गन्स, ब्रेन, हार्ट या किडनी, इन तीनों में दिख ही जाएगा। और आपको तुरंत सलाह उस समय लेनी तो पड़ेगी ही, पहले ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर डोगरा, जैसे आपने अगर किडनी डिजीज़ की बात करें तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ आपने बता दी, जो कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स के अंदर अगर बात करें कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत व्यक्ति कम ध्यान देने वाली पे रहता है, वो है ड्रग्स। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ ओवर द काउंटर, में चाहूँगा ट्रेड नेम तो नहीं, पर अगर सॉल्ट ग्रुप की अगर बात करें, ओवर द काउंटर ड्रग्स लेने का अपने आप बहुत प्रचलन है। दूसरा ये है कि एक बार कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लिया तो आदमी सोचता है कि उसको साल, 1.5 साल, 2 साल तक लेता रहे। जी। फिर एक दिन आपके पास आता है तो आप कहते हो भाई ये ड्रग की वजह से आपकी किडनी खराब होगी। तो मैं लोगों को अवेयरनेस के हिसाब से पूछना चाहूँगा कि कॉमन ऐसी ड्रग्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से ग्रुप की ड्रग्स हैं, या कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनमें वो ड्रग दी जाती है, उनको अपना रेगुलर किडनी चेकअप भी कराते रहना चाहिए। जी, जब भी हमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड मोटापा है और फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज़ है, 4 चीज़ें हो गई, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मोटापा और फैमिली हिस्ट्री, यानी कि कोई अनुवांशिक किडनी की बीमारी होने का चांस है, या फिर घर में किसी को किडनी की बीमारी यदि रह चुकी है, तो सबसे पहले अपने फिजिशियन को इसके बारे में ज़रूर बताएं। वो ही एकमात्र कंप्लीट डॉक्टर है जो आपको एक मरीज़ की तरह देखेगा, एक अंग की तरह नहीं देखेगा।
हम किडनी की बात करेंगे, आप पूरे शरीर की बात करेंगे। तो आपने फिजिशियन को ज़रूर बताएं कि एक हमारे के अंदर ये तकलीफ़ है या फिर ये तकलीफ़ हमारे परिवार में किसी को थी। सेकंड नंबर पे आप उनसे सलाह लीजिए। अगर उन्होंने आपको कोई दर्द की दवाई 5 दिन के लिए ली है तो उनको अपने एक्सपीरियंस से ये पता है कि इसको 5 दिन देना सेफ़ है। 10 दिन आप ले रहे हैं, 25 दिन आप ले रहे हैं, साल भर ले रहे हैं, तो उसका दुष्परिणाम तो आएगा ही। देखिए, एक छोटी दवा को ये नहीं पता कि उसको क्या करना है, उसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। लंबे समय तक लेने पे हर चीज़ का, हर आदत बुरी है। ज़्यादा पढ़ाई की, ज़्यादा सोने की, ज़्यादा काम करने की, ज़्यादा आराम करने की, हर आदत लंबे समय तक अच्छी नहीं है। तो ये एक ख़राब आदत है यदि हम डॉक्टर की सलाह ना लेके अपने लेवल पे अपनी समझ से दवाइयाँ ले रहे हैं, क्योंकि यदि गलती हुई तो इसकी जिम्मेदारी हमें ही लेनी पड़ेगी। फिर एक तो आपने बता दिया कि ऐसे दर्द की जितनी भी गोलियां हैं वो किडनी को नुकसान पहुंचाती है। आम रूप पे बहुत ज़्यादा दर्द की गोलियां अपने यहाँ खाई जाती हैं। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो कि क्रॉनिक यूज़ के अंदर आती हैं, या ऐसी एंटीबायोटिक ग्रुप है जिस पे व्यक्ति को थोड़ा ध्यान देना चाहिए? क्योंकि कई दवाइयाँ लंबे समय चलती हैं, उसमें हर समय कहा जाता है कि आप अपने लीवर का टेस्ट कराएं, आप अपने किडनी का भी टेस्ट कराएं। तो वो कॉमन ऐसी ग्रुप ऑफ ड्रग्स या ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं जिसमें लंबे समय दवाई जाती है जो कि किडनी पे भी असर खराब डाल सकती है? दोनों चीज़ों को साथ पकड़ते हैं। मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन हो गया और वो गांव में रहता है, डॉक्टर की सुविधा नहीं है, डॉक्टर जी के पास गए, उन्होंने एक आपको इंजेक्शन लगाया 3 दिन के लिए। मान लीजिए इंजेक्शन का नाम है एमिक एसिड। बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, बहुत सस्ता इंजेक्शन है, इजीली अवेलेबल है, परंतु उसको लगाने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यदि हम 3-4 दिन के लिए लगा रहे हैं एक ऐसे पेशेंट में जिसकी किडनी नॉर्मल है, परंतु यदि हम उसको अपने घर पे अपने आप ही लगाना शुरू कर देंगे क्योंकि पिछली बार डॉक्टर साहब ने ये सलाह दिया था, तो वो हमारी किडनी पे अपना प्रभाव डालेगा। आप छोटी से छोटी दवाई की बात कर लीजिए, जैसे कि आपकी शुगर की कोई दवाई आ गई, मान लीजिए मेटफॉर्मिन, कि एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही अच्छी, बहुत पुरानी और सालों साल आजमाई हुई दवाई है जिसको किडनी के हर पेशेंट में, डायबिटीज़ के हर पेशेंट में देना है जब तक आपकी किडनी का फंक्शन 20-25% से नीचे ना रह जाए। ऐसा बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि किडनी का फंक्शन हमारे पेशेंट्स के अंदर 20-25% से नीचे चले जाता है। उन पेशेंट्स के अंदर इस दवाई को देना या फिर कंटिन्यू रखना गलत हो सकता है। इससे शुगर ज़्यादा लो जा सकती है और बहुत लंबे समय तक लो जा सकती है, जिसके लिए वापस वही बात, डॉक्टर से मिलना और एडमिट करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अपनी दवाई पे, हर दवाई पे सतर्क रहें। 2 सवाल चाहे ज़्यादा पूछ लीजिए, आपके डॉक्टर साहब उसका ज़रूर तसल्ली से अपने आप दवाई लेने को अवॉइड करें। अब बात आती है डायलिसिस को लेके, क्योंकि मिथ्स की अगर बात कर रहे हैं कि जब पहली बार डायलिसिस कोई डॉक्टर सजेस्ट करता है तो मरीज पहला ये काम करता है कि डॉक्टर बदलो। बिल्कुल, पहला काम होता है उसका कि डायलिसिस तो मुझे नहीं कराना। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि डायलिसिस अगर एक बार शुरू हो गया तो ये जीवन भर का काम है। तो पहली चीज़ कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर एक बार आप डायलिसिस करते हैं और आगे ज़रूरत नहीं पड़ती, और ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर आप डायलिसिस स्टार्ट करते हैं तो आपको आगे भी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, जब तक कि अपन कोई परमानेंट क्योर की तरफ नहीं जाए। डायलिसिस जो है वो एक लाइफ सेविंग टेक्निक है। डायलिसिस आपका मित्र है, डायलिसिस एक मित्र की तरह समझिए, ये जान बचाता है। आप आईसीयू में होते हैं, आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है अंदर, मरीज़ के जो सारे परिजन हैं वो बाहर खड़े हैं, दोनों के बीच में डॉक्टर है और आईसीयू की टीम है। डायलिसिस ऐसे में जान बचाता है। जब यूरिन आना बंद हो जाता है, जब मरीज़ को कोई और हार्ट की, लीवर की, अन्य बीमारियों की वजह से किडनी पूरी तरीके से काम करना बंद कर देती है, सांस फूलने लग जाता है, दवाइयाँ हमारी विफल हो जाती हैं, उस समय पे डायलिसिस हमारी जान बचाता है। जब ये बीमारियाँ हट जाती हैं तो किडनी ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाती है। जब भी किडनी ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाती है, इसे कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। ये छोटे समय के लिए एक किडनी की बीमारी थी जो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो गई। क्योंकि ये रिवर्स हो गई, अब हमें डायलिसिस की जरूरत नहीं है। मरीज सालों साल बिना डायलिसिस के मात्र दवाइयों पे चल सकता है। सपोर्ट सिस्टम है उस समय ये सिर्फ एक उस टाइम का सपोर्ट सिस्टम है, जैसे वेंटिलेटर को लेके भी हमारे मन में कई सारी बातें चलती हैं। बिल्कुल, परंतु डायलिसिस उससे आसान है, उससे छोटा है। लगा क्या, मात्र 4 घंटे और कुछ हज़ार, इतने में डायलिसिस हो गया, मरीज बच गया। 1-2 बार करा, मरीज बाहर आ गया आईसीयू से, 2-4 बार करा, मरीज घर चला गया और आगे जरूरत नहीं पड़ी तो बंद कर दिया। दिक्कत तो कहीं है ही नहीं। दूसरी तरफ से समझिए, यदि कोई गाड़ी 1 लाख या 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, अब वो गाड़ी काम मांगती है, उसमें से कहीं ना कहीं आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। सिमिलरली अगर किसी का किडनी का नंबर धीरे धीरे बढ़ते हुए 5, 8, 10, 12, 14 ऐसे जा रहा है और उसको लक्षण कम आ रहे हैं या फिर धीरे धीरे आने शुरू हो गए, जैसे कि सांस भरना,
कमज़ोरी रहना, दवाइयाँ काम ना करना, उल्टी का मन करना, जी मचलाना, भूख न लगना, पैरों में कमज़ोरी आ जाना, सूजन आ जाना या सांस फूलना, तो उस पर डायलिसिस उसके लिए एक उचित सलाह है। हम एक छोटी सी गाड़ी खरीदने से पहले भी 2 जगह रेट पता करते हैं, तो एक डायलिसिस कराने के लिए भी 2 डॉक्टरों की सलाह लेना गलत नहीं है, क्योंकि इसको लेके जागरूकता अभी फिर भी कम है। और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, मरीज इसको अपनी अपनी जीवन शैली समझ लेता है। हफ्ते में 1 या 2 बार उसको जाना पड़ता है अपने डायलिसिस सेंटर पे। 1 या 2 बार जब वो डायलिसिस सेंटर पे जाता है, मात्र 4 घंटे में उसको पूरे हफ्ते 5 दिन की फ्रीडम मिलती है कि वो अपनी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल, बैक टू वर्क, बैक विद फैमिली एंड बैक होम, वो तीनों आ सकता है। ऐसे में मरीज भी इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। ये कई सालों तक चलता रहता है, जब तक सर ने नहीं कहा कि जैसे कोई दूसरी शैली को आप अपनाएं। जी, एक बार किडनी फेलियर आप डॉक्यूमेंट कर देते हैं, पहली चीज़ कि उसके डॉक्यूमेंटेशन का क्राइटेरिया, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि क्रिएटिनिन है या और कुछ है, कि आप जो स्टेजिंग जो करते हैं केवल क्रिएटिनिन के लेवल, तो लोग कहते हैं कि भाई इनका तो अभी 3 ही क्रिएटिनिन था, जैसे एक्यूट इंजरी की अगर बात करते हैं और डायलिसिस करना पड़ गया, और 4-5 क्रिएटिनिन वाले घूम रहे होते हैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आप मॉनिटर करके करते हैं, और एक बार अगर डायलिसिस स्टार्ट हो गया तो फाइनल ट्रीटमेंट क्या है? मतलब 5 साल, 6 साल, 8 साल, जितने भी लोग बड़े लंबे लंबे समय तक डायलिसिस पे रहते हैं, पर अगर मैं कहता हूँ कि मैं डायलिसिस से निजात पाना चाहता हूँ, एक परमानेंट क्योर चाहता हूँ, वो क्या चीज़? सवाल बहुत ही उचित है और ये बात को ज़रूर से समझिएगा और अपने जहन तक लेके जाइएगा। आज मैंने कहा डायलिसिस कर लीजिए, कब तक करिएगा? 15 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, मात्र 15 साल का बच्चा जिसका क्रिएटिनिन 15 हो चुका है, अब मैं उसके पेरेंट्स को क्या जवाब दूँ कि आप डायलिसिस पे रखिए? किस कारण से? शायद 5 साल की ज़िंदगी मिलेगी, अच्छा रहा तो 8 साल की मिलेगी, और 25 साल पे क्या कीजिएगा फिर? 25 साल के बाद और पेरेंट्स भी बुजुर्ग हो चुके होंगे, दादा दादी भी बुजुर्ग हो चुके होंगे। तो ऐसे में एक ही चीज़ है जो इस बच्चे को बीमारी से बाहर निकाल सकती है, वो है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट पेशेंट टू पेशेंट फ़र्क डालते हैं, परंतु 90 से 95% तक किडनी ट्रांसप्लांट्स सक्सेस होते हैं। जी हाँ, जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो ना ही हम एक बच्चे को ठीक करते हैं या फिर एक पेशेंट को ठीक करते हैं, हम पूरे परिवार को आराम देते हैं। बिल्कुल, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल और मेंटल, चारों तरीके से मरीज के लिए लाइफ एक कंफर्टेबल लाइफ बन जाती है। बच्चा लंबी उम्र जी सकता है। 15 साल के बच्चे के लिए ग्रैंड पेरेंट्स भी अवेलेबल होते हैं। 30 साल के लड़के के लिए फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर सब अवेलेबल होते हैं। 50 साल 65 साल के आदमी औरत के लिए उसके बच्चे, उसके स्पाउस यानी कि हस्बैंड वाइफ में से जो भी अवेलेबल होता है, और कुछ लकी होते हैं तो उनके पेरेंट्स भी अवेलेबल होते हैं, जिसमें हम एक्सटेंडेड क्राइटेरिया तक डोनेशन कर सकते हैं। उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर लवदीप ने कही कि किडनी को लेके जो मिथ्स हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मिथ बताया वो है कि वाटर इनटेक को लेके। एक्सेस ऑफ वाटर अगर आप लेते हो तो वो कोई किडनी को ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता है। दूसरी चीज़ प्रोटीन को लेके बताया कि जो प्रोटीन का जो इनटेक है वो कभी भी किडनी प्रॉब्लम होने पे कंप्लीट बंद नहीं होता, और अपनी वेजिटेरियन डाइट के अंदर इतना प्रोटीन होता ही नहीं है कि उसको रेस्ट्रिक्ट करने की भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि लोग दाल भी खाना बंद कर देते हैं। तीसरी चीज़, जब भी कोई दवाई लें तो अपने डॉक्टर को अगर हल्की बहुत भी किडनी की प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताएं, या अपने आप वही दवाई बार बार नहीं लें। ओवर द काउंटर ख़ास तौर पे जैसे दर्द निवारक दवाएं हैं या कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, या टीबी के अंदर भी इंजेक्शन लगते हैं, या जैसे डायबिटीज़ की भी दवा है, इस पे भी ध्यान दें कि अपने आप ज़्यादा समय तक दवाई नहीं लें। और अगर डॉक्टर से सलाह कर लें कि भाई मेरे को कोई रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कराने हैं, वो ज़रूर कराएं। केवल क्रिएटिनिन की वैल्यू पे नहीं जाएं। जैसे डॉक्टर डोगरा ने बताया कि यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना, और एक जो GFR के बारे में बताया कि जो फिल्ट्रेशन रेट होती है वो ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और अगर रीनल ट्रांसप्लांट की बात आती है या किडनी डोनेशन की बात आती है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए एक किडनी से आराम से जीवन चलता है। वो किडनी भगवान ने बनाई इसीलिए है कि किसी को आप एक किडनी दे के आप अपना जीवन दान दे सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किडनी के जो ट्रांसप्लांट जो हो रहे हैं उसकी सक्सेस रेट 95% से भी ज़्यादा है। और अगर समय पे अगर आपको ट्रांसप्लांट कराया जाता है या सजेस्ट किया जाता है तो इससे घबराए नहीं। और डायलिसिस की जो बात कही, डायलिसिस लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। अगर आपको एक्यूट कोई भी प्रॉब्लम होती है उस समय अगर आपको डायलिसिस करा जाता है तो आगे डायलिसिस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर लंबे समय के लिए क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है
और आपको रेगुलर बेस पे अगर डायलिसिस कराना पड़ता है तो आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ाता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ाता है और आपको एक टाइम देता है कि अगर किडनी कभी आगे समय ख़राब हो तो अपने पास एक ऑप्शन जो है किडनी ट्रांसप्लांट का अवेलेबल है। डॉक्टर डोगर आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।